जस्टिस रविंद्रन एक न्यायाधीश के पद के लिए आवश्यक गंभीरता, निष्पक्षता और थोड़ा सा सख्त स्वभाव उनके स्वभाव का हिस्सा था। वो मानते थे कि उनका जीवन एक व्यवस्थित फाइलों की तरह है जहां हर चीज अपने स्थान पर होती है। प्रत्येक विषय के अपने नियम हैं और प्रत्येक अपराध की अपनी सजा। इससे ज्यादा सोचना समय की बर्बादी है। ठंडी और गंभीर कोर्टरूम में उस दिन भी उनके सामने सैकड़ों केसों में से एक साधारण केस था, एक वृद्ध व्यक्ति का। उसका नाम किसी को नहीं पता था। पुलिस के रिकॉर्ड में वो सिर्फ एक नंबर था। जब उसे कांच के दरवाजे से कोर्टरूम में लाया गया तो माहौल भारी हो गया। उसका पहनावा फटा हुआ मैला कुचैला कुर्ता और लुंगी था। कई महीनों से न कटी दाढ़ी, उलझे बाल, पेट चिपका हुआ और धसी हुई सफेद पड़ चुकी आंखें उसकी गरीबी को चीख चीख कर बयान कर रही थीं। पुलिस वाले भी उसे किसी सामान की तरह ही संभाल रहे थे। दुकानदार ने शिकायत की थी कि उसने एक रोटी और कुछ पैसे चुराए। जस्टिस रविंद्रन के मन में एक पल के लिए भी संदेह नहीं हुआ। यह एक अपराध था। भले ही भूख कारण हो, रोटी चुराने के लिए कई और रास्ते हो सकते थे। भिक्षा मांग सकता था, किसी से मदद ले सकता था। कानून की किताब में ऐसी कोई संभावना नहीं लिखी थी। अपराध सिद्ध हो चुका था, गवाह और सबूत मौजूद थे। तुमने चोरी क्यों की? रविंद्रन ने पूछा। उनके स्वर में कोई भावना नहीं थी। यह एक मशीन की तरह कानून का सवाल था। वृद्ध ने आंखें उठाकर उन्हें देखा। उसकी नजर में लाचारी, डर और उससे परे एक उदासीनता थी। भूख की वजह से साहब, उसकी आवाज इतनी धीमी थी जैसे बहुत समय बाद कोई इंसान बोला हो। यही मैं रिकॉर्ड करता हूं। जज ने सिर उठाकर पुलिस वालों को देखा। 1 महीने की कैद। उन्होंने ये फैसला बिना किसी भावनात्मक हलचल के सुनाया। कानून यही कहता है, इससे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। कोर्टरूम में मौजूद लोगों के चेहरों पर एक पल के लिए सहानुभूति की छाया दिखी, लेकिन वो ज्यादा देर नहीं टिकी। जज की कुर्सी की गंभीरता ने उस भावना को पिघला दिया। पुलिस वाले वृद्ध को बाहर ले गए। उसने एक बार फिर जज रविंद्रन की ओर देखा। वो नजर उनके मन में सवाल बनकर नहीं ठहरी, क्योंकि उस समय उनके दिमाग में कानून के अलावा कुछ नहीं था। तब तक अगले केस की फाइल खुल चुकी थी। ये उनके लिए एक सामान्य कार्य दिवस था। शाम को कोर्ट की कार्यवाही खत्म होने के बाद रविंद्रन हमेशा की तरह अपनी कार से घर के लिए निकले। शहर की भीड़भाड़ वाली सड़कों से दूर शहर के बाहरी इलाके में उनके बड़े घर की यात्रा उनके लिए हमेशा एक निजी खुशी थी। कानून की किताबों की सख्ती से जीवन की साधारणता की ओर वापसी। ड्राइवर गाड़ी चला रहा था और वो आंखें बंद करके सीट पर टिके थे। उनके दिमाग में दिन के केस फ्लैशबैक की तरह आ जा रहे थे, लेकिन उस वृद्ध का चेहरा खास तौर पर याद नहीं आया। सब कुछ एक यांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा था। अचानक कार एक झटके के साथ रुक गई। ड्राइवर ने बताया कि इंजन खराब हो गया है। वे एक ग्रामीण रास्ते के बीच में थे। चारों तरफ अंधेरा गहरा रहा था। फोन में रेंज नहीं थी। तभी मौसम ने रंग बदला। आकाश काला पड़ गया। बिजली की चमक ने पास के जंगल की भयावहता को उजागर किया। कुछ ही पलों में गरज के साथ तेज बारिश शुरू हो गई। साहब, पास में एक घर है, वहां रुक सकते हैं, ड्राइवर ने कहा। रविंद्रन ने कोई आपत्ति नहीं जताई। सिर ढकने के लिए एक कपड़ा लिया और कार से बाहर निकले। तेज हवा में छाता भी बेकार था। बारिश ने उन्हें भिगो दिया और एक पल के लिए कानून की सख्ती और गंभीरता उनसे दूर हो गई। उस क्षण वे सिर्फ एक साधारण इंसान थे। ड्राइवर के बताए रास्ते पर कीचड़ भरे ढलान से वे एक छोटे से टीन के शेड के पास पहुंचे। अंदर मध्यम रोशनी देखकर रविंद्रन को लगा कि शायद ये कोई चाय की दुकान होगी, लेकिन अंदर कदम रखते ही वे चौंक गए। ये एक घर था। उस घर में 4 लोग थे, हड्डियों और चमड़ी से बने लोग। एक बीमार वृद्ध दंपति, एक युवती और एक 4 साल का बच्चा। सभी खांस रहे थे और कमजोर दिख रहे थे। यह दृश्य रविंद्रन के दिल में चाकू की तरह चुभ गया। कार खराब होने से कहीं बड़ा हादसा उनके सामने था। उनकी सजा ने इस परिवार को अंधेरे में धकेल दिया था। भूख से कमजोर उन लोगों को देखकर उनके हाथ पैरों में ताकत खत्म हो गई। आप कौन हैं? युवती ने कमजोर आवाज में पूछा। मैं एक राहगीर हूं। कार खराब हो गई और बारिश की वजह से रविंद्रन ने बात अधूरी छोड़ दी। उस दृश्य ने उनकी आवाज को तोड़ दिया था। मेरे पति बाहर गए थे। बारिश तेज होने की वजह से रास्ते में फंस गए होंगे, युवती ने खांसते हुए कहा। उसके शब्दों ने रविंद्रन के सीने में जलन पैदा की।
उन्हें लगा कि इस घर का उस वृद्ध से कोई संबंध है जिसे उन्होंने सजा दी थी। आपके पति क्या काम करते हैं? रविंद्रन ने पूछा। वे जो काम मिलता है करते हैं साहब, जो मिलता है लाते हैं। लेकिन यहां बीमार माता पिता और ये बच्चा है। कुछ दिन पहले अस्पताल ले जाने के लिए पैसे नहीं थे। राशन कार्ड जमा करने गए थे, तभी सामने की दुकान में बिजली नहीं थी और रोटियां रखी थी। भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो उन्होंने एक रोटी ली, लेकिन दुकानदार ने देख लिया और पैसे चोरी करने का झूठा इल्जाम लगाकर पुलिस को सौंप दिया। आज कोर्ट में पेशी थी और उन्हें 1 महीने की सजा मिली। अब सब कुछ खत्म हो गया। मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा। ये शब्द सुनते ही रविंद्रन का संसार एक पल के लिए ठहर गया। उनकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। ऐसा लगा जैसे शरीर का सारा खून सूख गया। जब उन्होंने उत्सुकता से पूछा कि वो कहाँ कैद है तो युवती ने जो नाम बताया वह सुनकर रविंद्रन का शरीर कांप उठा। जस्टिस रविंद्रन साहब की कोर्ट में। यह सुनकर रविंद्रन को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। दीवारें घूमती हुई महसूस हुईं। जिस वृद्ध को उन्होंने रोटी चोरी के लिए सजा दी थी वह इस गरीब परिवार का एकमात्र सहारा था। उसकी भूख की वजह से वाली बात का असली मतलब अब समझ आया। उनके दिमाग पर बोझ बढ़ गया। उनकी अंतरात्मा से एक चीख उठी। कानून का एक औजार बनकर उन्होंने जो फैसला सुनाया उसने एक परिवार को बर्बाद कर दिया। वे चक्कर खाकर गिरने वाले थे, लेकिन ड्राइवर ने उन्हें संभाल लिया। बारिश जोरों से बरस रही थी। ऐसा लगा जैसे आकाश की आंखों से आंसू बह रहे हों। उनकी नीयत का तुला एक ढहते ताश के महल की तरह बिखर गया। उनकी स्मृति में वो दृश्य बार बार उभर रहा था जब वो वृद्ध कोर्ट रूम में खड़ा था, आंसुओं भरी आंखों से उन्हें देख रहा था। उस नजर में डर नहीं बल्कि एक मूक गुहार थी। मुझे सजा मत दो, मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। वे उस गुहार को क्यों नहीं देख पाए? क्या कानून की अंधता ने उनकी आंखों को भी ढक लिया था, या समाज के शीर्ष पर बैठने की वजह से नीचे की सच्चाइयों को देखने की उनकी क्षमता खो गई थी? रविंद्रन ने सिर पर हाथ रख लिया। एक जज के रूप में उनकी सारी विद्वता, अनुभव और कानून की बारीकियां एक पल में बेकार लगीं। इतनी सत्यनिष्ठा से नियत निभाने के बाद भी ऐसी गलती कैसे हो सकती है? ये सवाल उनके दिल में कोयले की तरह जल रहा था। नियत का तुला उनके हाथों से गलत हो गया था, और वो गलती एक रोटी की वजह से नहीं बल्कि एक परिवार की जिंदगी की वजह से थी। बारिश उनके शरीर को भिगो रही थी, लेकिन उन्हें इसका एहसास नहीं था। उस घर से बाहर निकलकर वे खड़े रहे। ड्राइवर ने धीरे से पुकारा, साहब चले। उस पुकार ने रविंद्रन को हकीकत में लौटाया, लेकिन उन्हें यह एहसास हो चुका था कि उनके जीवन का सबसे बड़ा फैसला उन्हें खुद ही झेलना होगा। रात देर से रविंद्रन घर पहुंचे। ड्राइवर के दोस्त की मदद से कार को ठीक कर लिया गया था। घर पहुंचते ही उनकी पत्नी लीला ने चिंता से उनका स्वागत किया। वे बारिश में भीगकर कमजोर हो चुके थे। क्या हुआ? फोन क्यों नहीं मिल रहा था? लीला की आवाज में गहरी चिंता थी। कुछ नहीं लीला, कार खराब हो गई थी। बारिश में भीग गया, बस इतना ही, रविंद्रन ने अस्पष्ट जवाब दिया। लेकिन उनका मन कहीं और अटक गया था। उनके आलीशान घर की हर वस्तु उन्हें बेचैन कर रही थी। भूख से कमजोर वो परिवार खांसता और हांफता हुआ, वो बच्चा उनकी सजा की वजह से अंधेरे में फंसा वह वृद्ध, ये दृश्य उनकी नीयत को अंधेरा बना रहे थे। पूरी रात रविंद्रन बिना सोए लेटे रहे। उनकी अंतरात्मा की अदालत में वे खुद मुकदमे का सामना कर रहे थे। क्या भूख एक अपराध है? जब उनके सामने कानून ने उस वृद्ध को चोर ठहराया तो किसके कानून ने भूखे को रोटी चुराने का हक दिया? नियत की देवी की आंखों पर पट्टी इसलिए बंधी है कि वो हकीकत न देख सके, लेकिन उन्होंने इंसानियत को क्यों नहीं देखा? एक इंसान के रूप में वे असफल हो गए थे। उन्हें पहली बार लगा कि उनके जीवन में इतना बड़ा पाप का बोझ आया है। उनकी नियत के सामने एक सवालिया निशान खड़ा हो गया था, और उसका जवाब कानून की किताबों में कहीं नहीं था। सुबह हुई। वो नींद रहित रात ने उन्हें एक नई दिशा दी। पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि उनका पद सिर्फ कानूनी व्यवस्था का हिस्सा नहीं बल्कि साधारण लोगों की जिंदगी को प्रभावित करने वाला है। इस गलती को सुधारना होगा, इसके लिए चाहे जो कीमत चुकानी पड़े। एक साधारण इंसान की तरह अपनी गलती सुधारने का फैसला उन्होंने किया। उनकी दुनिया अब तक कितनी छोटी थी उन्हें समझ आया। कोर्ट रूम की 4 दीवारों में सिमटी उनकी दुनिया के बाहर गरीबी और लाचारी का एक विशाल समुद्र था। अगले दिन सुबह कोर्ट जाने से पहले उन्होंने जेल के सुपरिंटेंडेंट को फोन किया।
मिस्टर राजन, पिछले दिन मेरे कोर्ट में सजा पाने वाला एक वृद्ध जिसने दुकान से रोटी चुराई थी, मुझे उसकी कुछ जानकारी चाहिए। सुपरिंटेंडेंट की आवाज में संदेह था। साहब, उस फाइल की क्या जरूरत? वो तो छोटा सा केस था। ये मेरा निजी मामला है। फाइल की जानकारी जल्द से जल्द मुझे भेजें, रविंद्रन ने सख्ती से कहा। सुपरिंटेंडेंट हैरान था। इतने सख्त जज की ऐसी बात सुनकर वो स्तब्ध रह गया। लेकिन ये एक जज का आदेश था, इसलिए वो मना नहीं कर सका। उसने फाइल की जानकारी भेजने का वादा किया। कोर्ट पहुंचने पर रविंद्रन को वहां का परिचित माहौल किसी दूसरी दुनिया जैसा लगा। सहकर्मी वकील और इंतजार कर रहे मुवक्किल, सब कुछ यांत्रिक लग रहा था। दोपहर के भोजन के समय उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद युवा वकील दोस्त गोविंदन को बुलाया। गोविंदन, मुझे तुमसे मिलना है। कैंटीन में बैठकर रविंद्रन ने पूरी बात बताई, लेकिन अपना नाम छिपाकर। अगर एक जज ने जानबूझकर गलत फैसला दिया हो तो उसे सुधारने का कोई रास्ता है। केस को फिर से विचार करने के लिए क्या करना होगा? गोविंदन ने संदेह से उन्हें देखा। सर, कानूनन ये मुश्किल है। केस को दोबारा खोलने के लिए ठोस कारण चाहिए। आप कुछ छिपा रहे हैं ना? रविंद्रन ने गहरी सांस ली। कुछ नहीं, ये बस मेरे मन को परेशान करने वाली बात है। तो फिर नए सबूत चाहिए जो उस वृद्ध को निर्दोष साबित करें, या फिर फैसले में कानूनी गलती का हवाला देकर अपील करनी होगी। लेकिन आपको तो पता है ये लगभग असंभव है, गोविंदन ने कहा। रविंद्रन उदास होकर सिर हिलाए। उनके द्वारा बनाया गया कानून का जाल अब उन्हें ही जकड़ रहा था। कानून ने एक जिंदगी को खतरे में डाला और अब वही कानून उस जिंदगी को बचाने में बाधा बन रहा था। उनकी औपचारिक पदवी और कानून के प्रति उनकी निष्ठा उनके सामने एक दीवार की तरह खड़ी थी। क्या वे उस वृद्ध को बचा सकते हैं? ये सवाल उनके मन को कुरेद रहा था। तभी गोविंदन ने एक सुझाव दिया। सर, मैं जेल के सुपरिंटेंडेंट से बात कर सकता हूं। शायद वह उस वृद्ध के परिवार की मदद कर सके, या फिर उसे जल्दी रिहा करने का कोई रास्ता हो। इसके अलावा हम उस परिवार को पैसे या जरूरी सामान दे सकते हैं। रविंद्रन ने गोविंदन को देखा। उस युवा की सच्चाई और निष्ठा ने उन्हें थोड़ी उम्मीद दी। वे अकेले नहीं थे। नियत के रास्ते पर इंसानियत सबसे बड़ा कानून है, और ये मानने वाला कम से कम एक व्यक्ति उनके साथ था। अगर वे अपने पद का इस्तेमाल करके कुछ नहीं कर सकते तो एक साधारण इंसान की तरह अपनी गलती सुधारने का फैसला उन्होंने किया। उनकी अगली यात्रा उस वृद्ध के घर की होगी। अगले दिन रविंद्रन कोर्ट नहीं गए। इसके बजाय वे गोविंदन को साथ लेकर उस ग्रामीण रास्ते पर निकले। ड्राइवर को नहीं पता था कि वे क्यों जा रहे हैं, लेकिन रविंद्रन के चेहरे का भाव उसे सवाल पूछने से रोक रहा था। उनका मन उस वृद्ध के परिवार से भरा हुआ था। उन्हें खाना, दवाइयां और जरूरी सामान देना था। ये उनका पहला कदम था। जब कार उस छोटे से घर के सामने रुकी तो रविंद्रन डर और उम्मीद के साथ बाहर निकले। पिछले दिन का दृश्य एक बुरे सपने की तरह उन्हें सता रहा था। उनके बैग में चावल, दवाइयां और अन्य जरूरी सामान थे। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा वृद्ध की पत्नी ने खोला। वह पिछले दिन से भी ज्यादा कमजोर लग रही थी। उसकी आंखों में लाचारी और डर का एक नया भाव था। शायद वो बाहर से आने वाले हर इंसान से डरने लगी थी। मैं कल यहां आया था, रविंद्रन ने कहा। ये आपके लिए लाया हूं। उन्होंने बैग उसकी ओर बढ़ाया। युवती ने संदेह से उन्हें देखा। उसकी आंखों में गरीबी थी, लेकिन आत्मसम्मान की एक चमक भी थी। उसने बैग लेने से मना कर दिया। अगर मदद के लिए आए हैं तो धन्यवाद साहब, लेकिन हमें किसी की मदद नहीं चाहिए। मेरे पति के रहते हमने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। रविंद्रन स्तब्ध रह गए। जिसे उन्होंने रोटी चोरी के लिए सजा दी थी, उसकी पत्नी उनके सामने अपने पति का आत्मसम्मान ऊंचा रख रही थी। उन्हें लगा जैसे वे एक भिखारी की तरह खड़े हैं। उस महिला में उन्हें आत्मसम्मान की ऐसी ताकत दिखी जो गरीबी को भी हरा सकती थी। ये भिक्षा नहीं है, रविंद्रन ने सुधार किया। ये मदद है। इसे ठुकराइए मत। मदद हो या भिक्षा, हमें नहीं चाहिए साहब। अगर मेरे पति ने चोरी की तो उसे उसकी सजा मिली है। हम उसे सहने को तैयार हैं, उसने रोते हुए कहा। रविंद्रन अपने ही बनाए कानून के जाल में फंस गए थे। उनकी गलती की सजा इतनी थी कि एक साधारण इंसान की तरह भी वे कोई उपकार नहीं कर पा रहे थे। उनके मन में अपराध बोध और बढ़ गया। तभी घर के अंदर से बच्चे की खांसी की आवाज आई। उस खांसी की तीव्रता से उसका शरीर कांप रहा था। वो आवाज रविंद्रन के शरीर में बिजली की तरह दौड़ गई।
उस पल में न कानून था न आत्मसम्मान। आपके बच्चे को दवा चाहिए, रविंद्रन ने कहा। उसे अस्पताल ले जाना होगा, ये मेरा निजी कर्तव्य है। इसका आपके पति से कोई लेना देना नहीं है। ये एक युद्ध था, नियत और इंसानियत के बीच का युद्ध। एक जज जो सिर्फ कानून में यकीन करता था, उसे एक महिला ने अपने आत्मसम्मान के नाम पर साधारण इंसान बना दिया था। उस पल में उन्हें समझ आया कि अपनी गलती सुधारने के लिए उन्हें जज के रूप में नहीं बल्कि इंसान के रूप में काम करना होगा। आखिरकार रविंद्रन ने उस महिला को दरवाजा बंद करने दिया। वो दरवाजा सिर्फ एक घर का नहीं था बल्कि आत्मसम्मान और लाचारी की सीमा था। उस वृद्ध की पत्नी द्वारा उनकी मदद ठुकराए जाने के बाद रविंद्रन लाचार खड़े थे। उन्होंने समझ लिया कि कानून के नाम पर उनकी गलती ने एक परिवार के आत्मसम्मान को कितना आहत किया था। जब वो दरवाजा बंद हुआ तो वो सिर्फ एक दरवाजा नहीं था बल्कि उनके प्रायश्चित का एक रास्ता भी बंद हो गया था। कार में वापस जाते समय रविंद्रन खामोश थे। गोविंदन उनके मन के संघर्ष को समझकर चुप रहा। गोविंदन वह महिला सही थी। मैंने उनकी मदद एक जज के रूप में करने की कोशिश की, इंसान के रूप में नहीं। उन्हें भिक्षा नहीं नियत चाहिए। मेरी गलती सुधारने में मेरे ही बनाए कानून की जंजीरें मुझे रोक रही हैं, रविंद्रन ने कहा। गोविंदन ने सिर हिलाया। सर, कानून अपना रास्ता लेता है, लेकिन इंसानियत उससे बड़ी है। उस महिला की मदद उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाए बिना करनी होगी। इन शब्दों ने रविंद्रन को एक नया नजरिया दिया। उन्होंने समझ लिया कि कानून की सीमाओं से परे इंसानियत कैसे काम करती है। अगर वे सीधे मदद करेंगे तो वो भिक्षा बन जाएगी। इसलिए वृद्ध के परिवार को सीधे पैसे या सामान देने के बजाय उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। अगले दिन सुबह रविंद्रन ने एक साहसी फैसला लिया। वे कोर्ट नहीं गए। इसके बजाय गोविंदन को साथ लेकर उस दुकान पर गए जहां वृद्ध ने रोटी चुराई थी। दुकानदार एक मध्यम आयु का व्यक्ति था जिसके चेहरे पर गुस्सा और अहंकार था। मैं जस्टिस रविंद्रन हूं, रविंद्रन ने अपना परिचय दिया। दुकानदार का चेहरा डर और सम्मान से बदल गया। साहब, मुझे आपसे मिलने की क्या जरूरत थी? क्या आपको वो वृद्ध याद है जिसे आपकी शिकायत की वजह से 1 महीने की सजा हुई थी? रविंद्रन ने पूछा। दुकानदार ने सिर झुकाया। वो छोटा सा मामला था साहब। मैंने कई बार कहा कि चोरों को छोटी मोटी सजा देनी चाहिए, लेकिन उस आदमी की शक्ल से उसका चरित्र पता चलता था। वो चोर था साहब। आपने पुलिस को झूठी शिकायत दी थी कि उसने एक रोटी और कुछ पैसे चुराए। कानून में एक रोटी चुराना और पैसे चुराना 2 अलग अलग अपराध हैं। आपने पैसे चोरी का झूठा इल्जाम क्यों लगाया? रविंद्रन ने पूछा। दुकानदार का चेहरा पीला पड़ गया। वो चुप रहा। ये मैं तय करूंगा। आपकी तरह किसी इंसान को चोर ठहराने का हक न आपको है न इस दुनिया में किसी को। कोई इंसान कितना मजबूर होकर अपराध करता है ये कोई नहीं जान सकता। अब मुझे उसकी असल हालत पता चली है। उसने चोरी भूख की वजह से नहीं बल्कि अपने बीमार परिवार के लिए दवा लाने की मजबूरी में की थी। ये मुझे अपने फैसले के बाद समझ आया। इसलिए मुझे अपनी गलती सुधारने के लिए आपकी मदद चाहिए। कैसी मदद साहब? दुकानदार ने हैरानी से पूछा। कानूनन मैं कुछ नहीं कर सकता। आपको उस वृद्ध के खिलाफ दी गई गवाही वापस लेनी होगी और फिर चुपके से उस परिवार की मदद करनी होगी। जब तक वो जेल से बाहर नहीं आता आपको उनके लिए खाना, दवाइयां और अन्य जरूरतें पूरी करनी होंगी। दुकानदार ने पहले विरोध किया। साहबया, कानूनन गलत नहीं है, ये मुझे मुश्किल में नहीं डालेगा। आपकी मदद कानून से बाहर है। मैं आपको अपनी गलती सुधारने का मौका दे रहा हूं, वरना आपका ये झूठ बाहर आ जाएगा। मैं आपको एक अवसर दे रहा हूं, इसका इस्तेमाल करें। दुकानदार ने कुछ देर सोचा। कानून का डर उसे मानने के लिए मजबूर कर गया। जब रविंद्रन उस दुकान से लौट रहे थे तो उन्हें लगा जैसे उनकी अंतरात्मा का बोझ थोड़ा कम हुआ है। जैसे उन्होंने कानून लागू करने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, वैसे ही इंसानियत लागू करने के लिए भी अपने दिमाग का इस्तेमाल कर लिया। लेकिन जब तक वो वृद्ध जेल से बाहर नहीं आता, उनके मन में कई सवाल बाकी थे। क्या वो उनके सामने आएगा? क्या वो उनकी गलती को समझकर माफी मांगेगा? जज रविंद्रन के दिन अब पहले जैसे नहीं थे। उनका मन कोर्ट के केसों में नहीं बल्कि जेल में बंद उस वृद्ध और उसके बीमार परिवार में था। उन्हें लग रहा था जैसे उन्होंने अपनी अंतरात्मा को कैद कर लिया हो। अपनी गलती सुधारने की राहत थी, लेकिन उस वृद्ध से मिले बिना उन्हें सुकून नहीं था। जब वृद्ध की जेल की सजा पूरी हुई, रविंद्रन उस दिन कोर्ट नहीं गए।
गोविंदन को साथ लेकर वे जेल के सामने इंतजार करने लगे। कार में बैठकर बाहर देखते हुए हर पल उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। वृद्ध के बाहर आने पर उसका गुस्सा कैसा होगा या शायद डर, ये सवाल उन्हें परेशान कर रहे थे। जेल का गेट खुला। एक दुबला पतला व्यक्ति सफेद दाढ़ी और बालों के साथ। उसने चारों तरफ देखा। उसे लगा जैसे पूरी दुनिया ने उसे छोड़ दिया हो। कोई लेने नहीं आया था, इसलिए वो वापस जाने लगा। तभी रविंद्रन कार से बाहर निकले। उन्हें देखते ही वृद्ध का चेहरा डर से कांप उठा। वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा। उसके चेहरे पर ढेर सारा डर और लाचारी थी। डरने की जरूरत नहीं, रविंद्रन ने नरम स्वर में कहा। मैं जज के रूप में नहीं, एक इंसान के रूप में आया हूं। वृद्ध चुप रहा। उसकी आंखें बहुत कुछ कह रही थीं। वो अपनी गलतियों की सजा भुगतने को तैयार था। आपका परिवार सुरक्षित है। मैंने उनकी मदद के लिए किसी को भेजा है। आपको डरने की जरूरत नहीं। आपकी पत्नी और बच्चों को कोई तकलीफ नहीं है। मैं अपनी गलती के लिए माफी मांगने आया हूं। वृद्ध की आंखें भर आईं। उसके होंठ कांपने लगे। साहब, मेरे जीवन का सबसे बड़ा सबक आपके फैसले से मिला। भूख ने मुझे चोरी करने के लिए मजबूर किया, लेकिन जब मैंने कोर्ट में सच बोला तो आपने यकीन नहीं किया। आपने जो कानून माना वह सही है, ये मुझे पता है, लेकिन एक इंसान की हालत को आप नहीं समझ पाए। मेरा जीवन इसका उदाहरण है। वृद्ध के ये शब्द रविंद्रन के दिल में कोयले की तरह चुभे। आपकी हालत को मैंने देर से समझा। मेरे फैसले ने न सिर्फ आपकी जिंदगी बल्कि पूरे परिवार को अंधेरे में धकेल दिया। इसके लिए मुझे बहुत अफसोस है। साहब, मैं आपसे माफी मांगने आया था, वृद्ध ने कहा। रविंद्रन ने हैरानी से उसे देखा। जब वे अपनी गलतियों की माफी मांगने आए थे तो उनके सामने ये इंसान माफी मांग रहा था। उन्हें समझ नहीं आया कि क्या कहें। आप मुझसे माफी क्यों मांग रहे हैं? रविंद्रन ने पूछा। मैंने कोर्ट का समय बर्बाद किया। एक रोटी चुराने के लिए इतना समय क्यों बर्बाद करना? लेकिन मुझे आपके सामने अपनी सच्चाई कहनी थी। मैंने सच बोला, फिर भी आपने यकीन नहीं किया। रविंद्रन ने वृद्ध को गले लगा लिया। वृद्ध उनके सीने में सिसकने लगा। उस पल में जज की पदवी उनके लिए खत्म हो गई थी। वे एक साधारण इंसान बन गए थे। तभी गोविंदन वहां आया। सर चलें, वृद्ध का परिवार सुरक्षित है। दुकानदार उनकी मदद करने को तैयार है। हमें अब इस मामले में दखल देने की जरूरत नहीं। उसे अपने परिवार से मिलने की इच्छा होगी। रविंद्रन ने चुपचाप सिर हिलाया। वृद्ध से विदा लेकर वे कार में बैठे। वृद्ध ने आंसुओं भरी आंखों से उन्हें विदाई दी। घर लौटते समय रविंद्रन को पहली बार इतना सुकून महसूस हुआ। एक साधारण इंसान के सामने अपनी गलती की माफी मांगने से उनकी अंतरात्मा का बोझ बहुत कम हो गया था। वृद्ध से मुलाकात के बाद रविंद्रन का जीवन पहले जैसा नहीं रहा। कोर्ट रूम में उनकी गंभीरता थोड़ी कम हो गई। हर केस में वे इंसान का चेहरा तलाशने लगे। कानून की किताबों के काले अक्षरों से परे हर व्यक्ति की जिंदगी के बारे में सोचने लगे। ये उनके सहकर्मियों और वकीलों के लिए एक नया अनुभव था। उन्होंने अपने फैसलों में नरम रवैया अपनाया। छोटे अपराधों में सजा की बजाय अपराध के कारणों को समझने की कोशिश की। इस बदलाव को कुछ लोग पसंद नहीं करते थे। वे कहते थे कि जज ने कानून के प्रति निष्ठा खो दी है, लेकिन रविंद्रन ने इसकी परवाह नहीं की। उनकी अंतरात्मा की अदालत ही असल में नियत का दरवाजा खोलती थी। एक दिन एक युवा वकील ने उनसे गुप्त रूप से मुलाकात की। सर, आपका नया रवैया मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या कानून सबके लिए एक जैसा नहीं होना चाहिए? आप इस तरह व्यक्तिगत भावनाओं का इस्तेमाल करके गलत नहीं कर रहे? रविंद्रन ने उसे शांत नजरों से देखा। तुम सही कह रहे हो। कानून सबके लिए एक जैसा है, लेकिन हर इंसान की हालत अलग होती है। हम कोर्ट में सिर्फ कानून लागू करने के लिए नहीं बैठते, बल्कि नियत लागू करने के लिए भी। अगर कोई भूखा रोटी चुराता है तो उसे सिर्फ चोर के रूप में नहीं देखना चाहिए। उसने चोरी भूख की वजह से की। हमें उसे सजा देने की बजाय उसकी मदद करनी चाहिए। एक जज के रूप में मेरी गलती ने मेरे जीवन को सुधारा। अब तुम हर केस में पहले इंसानियत देखो, फिर कानून। उनके शब्दों ने उस युवा वकील के मन में रोशनी डाली। रविंद्रन के बारे में सुनी बातें गलत थीं। कानून इंसान के लिए है, इंसान कानून के लिए नहीं। यह रविंद्रन ने अपनी जिंदगी से समझ लिया था। रविंद्रन उस वृद्ध और उसके परिवार की खबर रखते थे। गोविंदन के जरिए वे सुनिश्चित करते थे कि दुकानदार उनकी मदद कर रहा है।
इसके अलावा वे अपने खर्चे पर उस परिवार को हर तरह की मदद पहुंचाते थे, लेकिन वे सीधे मदद देने से बचते थे। इस घटना के बाद उनके कोर्ट के केसों में बड़ा बदलाव आया। कई बार छोटे केसों में वे सजा की बजाय पक्षकारों को जरूरी मदद देकर छोड़ देते थे। कभी ये मदद एक नौकरी होती तो कभी दवाइयां। ये बदलाव कोर्ट के बाहर भी चर्चा का विषय बना। कुछ लोग उनका मजाक उड़ाते थे, लेकिन उनकी सत्यनिष्ठा और इंसानियत को समझने वाले उनका सम्मान करते थे। इस तरह एक छोटी सी गलती से रविंद्रन ने एक बड़ा सबक सीखा। जज होने से ज्यादा एक अच्छा इंसान होना सबसे बड़ा नियत है। समय नदी की तरह बहता रहा। जज रविंद्रन का जीवन उनकी पुरानी व्यवस्था से बहुत बदल गया और एक ज्यादा मानवीय नियत की ओर बढ़ा। कानून सिर्फ किताब में सिमटने वाली चीज नहीं, बल्कि इंसान की जिंदगी में प्रतिबिंबित होने वाली चीज है। ये उन्होंने अपनी जिंदगी से सीखा। एक दिन रविंद्रन गोविंदन को साथ लेकर एक अनाथालय पहुंचे। गोविंदन को कुछ समझ नहीं आया। सर, हम यहां क्यों आए? गोविंदन ने पूछा। गोविंदन, मैंने एक गलती की थी। उस गलती की वजह से न सिर्फ एक इंसान की जिंदगी बल्कि एक पूरा परिवार मुसीबत में पड़ गया। उस मुसीबत की वजह से उस घर के माता पिता की मृत्यु हो गई और उनके 2 बच्चे अनाथ हो गए। मैंने उन्हें नियत नहीं दी, इसलिए मैं अपनी जिंदगी उस परिवार के लिए समर्पित करने जा रहा हूं। मैं उन अनाथ बच्चों को गोद लेने जा रहा हूं। गोविंदन ने हैरानी से उन्हें देखा। एक जज अपनी गलती सुधारने के लिए इतना बड़ा त्याग करने को तैयार था। गोविंदन की आंखें भर आईं। रविंद्रन ने उन बच्चों को गोद लिया और अपने घर लाए। उनकी पत्नी लीला पहले इस फैसले से हैरान थी, लेकिन उनके मन के दुख को समझकर उसने उनका पूरा साथ दिया। वे उन बच्चों को अपने बच्चों की तरह पालने लगे। जज रविंद्रन के लिए कानून अब किताब में सिमटने वाली चीज नहीं था, बल्कि इंसान की जिंदगी में प्रतिबिंबित होने वाली चीज थी। जब वे अपने औपचारिक जीवन से रिटायर हुए तो उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि नियत अंतरात्मा का प्रतिबिंब है। इस तरह एक रोटी की चोरी ने न सिर्फ जज रविंद्रन की जिंदगी बदली, बल्कि एक पूरे समाज की नीयत को बदल दिया। भूख और गरीबी कोई अपराध नहीं, बल्कि इंसान के सामने आने वाली चुनौतियां हैं, ये दुनिया को समझ आया।